कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि ये बात की टियानयुन एरा के 9वें साल की है, जब स्पिरिचुअल ऑफिशियल्स ने इंपीरियल कोर्ट में रिपोर्ट करके ये बताया था कि एक रहस्यमयी बाहरी दुनिया की चीज ईस्टर्न सी में गिरी और उसके गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी सी में उथल पुथल मच गई। उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के गिरने के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी खतरनाक लहरें उठने लगी थी, जिसने धीरे धीरे सुनामी का रूप ले लिया और रास्ते में आने वाले 20 आइसलैंड को तबाह कर दिया। कितने जिले नष्ट कर दिए, 10,000 से भी ज्यादा घरों को बर्बाद कर दिया। लोगों की जाने गई और उनकी सालों तक जमाई हुई पूंजियां भी उस पानी में बहकर खत्म हो गई। उस अचानक से आए सुनामी का कहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोगों को सालों लगे उससे उभरने में। लोगों ने धीरे धीरे अपने घर वापस से बनाने शुरू किए। मार्केट दोबारा से चहलकदमी से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो लोग उस कहर के बारे में भूल गए हों। इस वॉइस ओवर के खत्म होते ही हमें तूफानी रात में एक कैरेज को तेजी से अबैंडन सिटी की तरफ जाते दिखाया जाता है। कैरेज का ड्राइवर काफी तेजी से कैरेज को भगा रहा था। उसका रीजन ये था कि उसके 7th यंग मास्टर शीटिंग काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड थे। सारे सर्वेंट जल्दी जल्दी में वैद को बुलाते हैं और वो उनकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके नेक पर एक अजीब सा मार्क था जो कि किसी कर्स की तरह दिख रहा था। उनकी ट्रीटमेंट के दौरान उनकी वाइफ जिनजेन और जिन युहान को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऊपर से नौकर की बातें उन्हें और ज्यादा परेशान कर देती है, जो कि क्लियरली कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी खतरनाक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया हो। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, बचने के कोई चांसेस नहीं। काफी वक्त गुजर जाता है। जिन जेन और जिन यूहान उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वैद बाहर आते हैं और उनसे पूछने पर कि 7th यंग मास्टर कैसे हैं, उनका रिएक्शन देखकर जिन जेन समझ जाती है कि अब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो बुरी तरीके से टूट जाती है और जिन यूहान, जो कि छोटी सी बच्ची थी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो फटाफट अपने फादर के पास जाकर चेक करती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन फैमिली के एंसेस्टर के रेजिडेंस को दिखाते हैं। 3 सर्वेंट जाकर एंसेस्टर को इस बारे में खबर देते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि शी तिंग बॉर्डर के बाहर गया था, वो भी विदाउट परमिशन। ये तीनों ही सर्वेंट एंसेस्टर के आगे काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि उनके नेक पर एक अजीब सा मार्क्स था, जिसके बारे में पहले से ही एंसेस्टर को पता था। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि बॉडी पर ये मार्क्स तभी अपीयर होता है जब कल्टीवेटर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए और उसके बचने के कोई और चांसेस ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एंसेस्टर उन तीनों सर्वेंट को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आकर उन तीनों का ही खेल खत्म कर देता है, वो भी काफी ज्यादा ब्रूटली उस एंसेस्टर के ऑर्डर पर। नेक्स्ट सीन में जिन जेन अपने भाई जिन चैंग के पास पहुँचती है, जो कि जिन फैमिली का पैट्रिज था। वो उसे बता रही थी कि वो अपने पास मौजूद की स्पिरिट पिल को अपने हस्बैंड के बेटे को देने वाली है, जिससे क्लियरली उसका भाई काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहता है कि वो हमारा खून नहीं है, उसके सरनेम के आगे शी लगा है, तो तुम किसी आउटसाइडर को ये खास चीज क्यों हैंड ओवर करना चाहती हो। पर जिनजेन का कहना था कि वो उसके हस्बैंड का बेटा है और उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं। अगर शी तोंग 3 बॉर्डर स्टेट को क्रॉस नहीं करता तो फैंग सिटी में आज उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो कभी बिल्ड नहीं होती। और रहा सवाल की स्पिरिट पिल का, तो जिन फैमिली के एंसेस्टर ने सालों पहले उसके हस्बैंड से वादा किया था कि वो उसके बेटे को की स्पिरिट पिल देंगे, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया। इस बात पे जिन चैंग नाराज होते हुए कहता है कि वो मारा जा चुका है और अब उस वादे की कोई कीमत नहीं। उसके मरने के साथ ही शी फैमिली के साथ उनके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं और अब जिन फैमिली का क्लियरली शी फैमिली के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिन सेंग को पता था कि उसके भाई ने क्या करवाया। वो कहती है कि जिन फैमिली में शी तोंग की रिस्पेक्ट थी, उसके लॉयल सर्वेंट्स को तो आपने रास्ते से हटा दिया। आपको पता है ना, ये बात अगर बाहर गई तो हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। कोई भी हमारी जिन फैमिली को सर्व करने के लिए सामने नहीं आएगा। आखिर शी फैमिली से इतनी भी क्या नफरत। वो मेरे हस्बैंड का स्टेप सन है और मैं उसका हक उसे दिला कर रहूंगी। ये सारी बातें पीछे से एंसेस्टर सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन जैंग के एक और ब्रदर की, जो कि आते ही एंसेस्टर का टोकन दिखाते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया है कि अगर वो लड़का शीमू, जो कि शी तोंग का बेटा है, अगर वो हमारी जिन फैमिली को एक मार्शल वॉरियर की तरफ सर्व करे तो फिर उसे की स्पिरिट पिल दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर जिन जैंग को यकीन नहीं आता कि आखिर एंसेस्टर इस तरीके का फैसला कैसे ले सकते हैं, पर उनके रूल्स के आगे किसी की नहीं चलती। इसीलिए ना चाहते हुए भी जिन जैंग को अपनी बहन की बात माननी पड़ती है। यहाँ जिन जेन अपने 5th ब्रदर का थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया था कि उसे काफी सारे स्किल्ड वॉरियर चाहिए, क्योंकि अभी के अभी उसे ट्रिप पर निकलना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें शिक्यान विलेज में जियाओ फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा शीमू अपने अंकल और आंट के साथ रहता था। साथ में उसके 2 छोटे कजन भी थे, जिसमें से एक का नाम जियाओ यांग और दूसरे का नाम जियाओ हाई था। यहाँ यंग शीमू अपने भाई जियाओ हाई के साथ मिलकर ड्राइड फूड को चोरी कर रहा था, जिस पर उसकी आंट आकर उन दोनों को काफी डांटती है और फिर अपनी आंट की डांट से बचने के लिए वो दोनों फटाफट सी बीस्ट कलेक्ट करने
के लिए निकल जाते हैं। उनकी फैमिली काफी ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि तीनों भाई बहनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। यहाँ दिखाते हैं कि पानी के अंदर जाने के बाद ज्याओ हाई और शिमू आपस में मछली पकड़ने को लेकर रेस लगाने लगते हैं। जहाँ ज्याओ हाई ने तो काफी सारी मछलियाँ जल्दी जल्दी पकड़ ली थी, वहीं शिमू थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। जब वो दोनों ही पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, शिमू के कानों में किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। पानी की गहराई में किसी अननोन इंसान की आवाज सुनने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर उसे एक बड़ी सी जायंट चमकती हुई सीपी नजर आती है जिसमें से मिस्टीरियस सा ऑरा रिलीज हो रहा था और उसमें से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है जो कि क्लियरली शिमू को बचाने को कह रही थी। शिमू उसे एक जायंट सी मॉन्स्टर समझकर वहाँ से बचकर भागने लग जाता है, पर वो एनर्जी उसे चारों तरफ से घेर कर पोसेस कर लेती है और वो ट्रांस में जाने के बाद उसी सीपी की बातें सुन रहा था जो उसे अच्छे से मैनिपुलेट करते हुए खुद को आजाद करवाने लग जाती है। और वहीं शिमू अपने ट्राइडेंट का यूज करते हुए उस सीपी को सक्सेसफुली बाहर निकाल लेता है और इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से बाहर उसके भाई बहन भी परेशान हो रहे थे, साथ ही उसकी भी सांस उखड़ने लग जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर पानी की गहराई में जाने लग गया था। पर उस सीपी में से एक लड़की बाहर आती है जिसके पास पावर थी और वो क्लियरली अपने पास से एक पर्ल निकाल कर हमारे शिमू को पकड़ा देती है जिसके बारे में फिलहाल अभी उसे कुछ पता नहीं चलता। पर बेहोश होने से पहले उसे उस लड़की की हल्की हल्की झलकियां दिखने लग जाती है जो कि किसी सी मॉन्स्टर की तरह ही लग रही थी। यहाँ अनकॉन्शियस होने के बाद शिमू अपने पास सेल को देखता है जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसके फादर, उसकी मदर और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं जाने लग जाते हैं और छोटा शिमू अपने फादर को रोक रहा था। अभी वो अपने इस विजन को देखने के बाद फिर से खुद को संभाल नहीं पाता और अपने फादर को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। पर यहाँ रियल वर्ल्ड में तो वो पानी की गहराई में डूब रहा था और ये देखने के बाद वो लड़की उसकी जान बचाते हुए उसे पानी से बाहर फेंक देती है। जब उसके कजन्स उसे होश में लाते हैं तो होश में आते ही वो सबसे पहले उस लड़की का जिक्र करता है। वो पर्ल भी उसके हाथों में ही मौजूद था जो उस लड़की ने दिया था, पर उसके कजन्स को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो उन्हें लगता है कि उनका भाई पगला गया है, ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है क्योंकि उन्होंने तो किसी लड़की को नहीं देखा, उनके अलावा तो यहाँ कोई मौजूद भी नहीं है। तो शिमू को भी लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा हो और ये पर्ल उसे समुद्र में मिला। तो उसका भाई कहता है कि चलो इसे बेचकर पैसे कमाते हैं और फिर वो तीनों ही मस्ती करते करते अपने घर लौट जाते हैं जहाँ का माहौल काफी ज्यादा सन्नाटे से भरा हुआ था। घर का सारा सामान बिखरा और टूटा पड़ा हुआ था। ज्याओ हाई जब घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो देखता है उसके फादर गेट पर मरे पड़े हैं। तीनों ही बच्चे ये नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके फैमिली मेंबर की लाश पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ। जब वो डरते डरते अपनी मॉम को ढूंढने के लिए दरवाजे से अंदर झांकते हैं तो उन्हें एक मास्क मैन नजर आता है जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर वो मास्क मैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन तीनों बच्चों को अपने सामने ला पटकता है और उनकी आंखों के सामने ही उनकी मॉम को जान से मार देता है। ये मास्क मैन और किसी के लिए नहीं बल्कि शिमू के लिए आया था और वो इन तीनों बच्चों में से उसका नाम लेकर उसे पहचान भी गया था। अपने मॉम के मरने के बाद ज्याओ हाई जब उस बंदे पर हमला करने जाता है तो वो उस बच्चे को भी काफी ब्रूटली अपनी स्वॉर्ड से मार डालता है। एक एक करके अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली मेंबर्स को मरता देखकर शिमू पूरी तरीके से सहम चुका था, लेकिन फिर भी अभी उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर अपनी बहन को बचाना था तो वो उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। ये बंदा भी पहले तो उसे काफी ब्रूटली पीटता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने वो क्रूर इंसान ज्याओ यांग जैसी छोटी बच्ची के सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। वो शिमू को भी जान से मारना चाहता था लेकिन उससे पहले वो एक एक करके उसके फैमिली मेंबर्स को उसकी आंखों के सामने मारकर उसे तड़पा रहा था। अपनी आंखों के सामने ये खतरनाक नजारा देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था और वो पागलों की तरह गुस्से से भरकर उस इंसान को जान से मारने जाता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसका क्या ही बिगाड़ लेता। वो मास्क मैन उसकी बॉडी के अंदर भी स्वॉर्ड घुसा कर उसका खेल भी खत्म कर चुका था। पूरी फैमिली का नामो निशान मिटाने के बाद वो उस घर में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। उस मर्डर के जाने के बाद शिमू की बॉडी के अंदर अभी थोड़ी सी जान बची थी तो वो पर्ल जो कि उससे उस लड़की ने दी थी वो एक्टिव हो जाती है और तेजी से उसके हार्ट के अंदर एंटर होकर उसे दोबारा रिवाइव कर देती है। शिमू के बॉडी के अंदर उस पर्ल की वजह से एक मार्शल सोल अपीयर हो गया था जिसके एक्टिवेट होते ही उसकी बॉडी में मौजूद सारी इंजरीज हील हो जाती है। देखते ही देखते वो आग चारों तरफ से घर को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। सुबह से रात हो जाती है और तभी जिनजेन के सर्वेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि उस भभकती हुई आग को देखकर ये सोच लेते हैं कि शायद पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो 7th मिस को इन सारी चीजों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। शायद वो थोड़ा पहले आते तो पूरी फैमिली को बचा लेते। तभी अचानक से उन सभी को एक चमकती हुई चीज नजर आती है और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि हमारे शिमू के हाथ में मौजूद वो पर्ल था जो कि उसे उस लड़की ने दिया था। जब वो जाकर शिमू को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये लड़का जिंदा है, बस बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। उन सभी की प्रेजेंस को शिमू फील कर पा रहा था लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं करता। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि ये लोग उसे उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। इन्हीं सब के दौरान वो एक सपना देखता है अपनी फैमिली का। वो सभी जिंदा थे और खुश होकर उसे खाने पर इनवाइट कर रहे थे, पर जब वो जाता है उनके पास तो धीरे धीरे वो सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं और अपनी मौत के लिए
इसलिए उसे ब्लेम करते हुए उसे अपने साथ ले जाने को कहते हैं। अपनी फैमिली को इस तरीके से उसे नोचता देखकर वो काफी बुरी तरीके से डर जाता है और होश में आने के बाद उसे एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो कि उससे पूछ रही थी कि भैया आप होश में आ गए। शीमू को लगता है कि ये उसकी छोटी बहन ज़्याओयांग है, पर थोड़ी ही देर में उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। उसे पता लग जाता है कि ये उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर जिन यूहुआन है, जिसके बारे में उसे और कोई नहीं बल्कि जिनजेन बताती है, ये कहते हुए कि तुम अभी फेंग सिटी में मौजूद हो जहाँ तुम्हारे फादर रहते थे। मैं तुम्हारे फादर की सेकंड वाइफ और तुम्हारी स्टेप मदर जिनजेन हूँ। मरने से पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हवाले की थी, इसलिए आज के बाद से तुम हमारे साथ रहोगे। पर इतने सालों के बाद अपने फादर का नाम सुनने के बाद हमारा शीमू काफी ज्यादा नाराजगी दिखाते हुए कहता है कि उनका नाम भी मत लेना, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं, दोबारा उनका जिक्र मेरे सामने मत करना। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि इस औरत ने क्या कहा। इसने कहा कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर उसे एक और झटका लगता है। यहाँ जिनजेन शीमू को एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे उसके फादर की मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि जिन फैमिली है, लेकिन वो कुछ भी सुनने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उनके मैटर्स का मुझसे कोई लेना देना नहीं, उसे बस किसी भी हाल में वापस जाना था। जिनजेन कहती है कि क्या तुमने अपनी सिचुएशन देखी है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किस तरीके से बचा के लाया गया है, वापस जाकर किस तरह सरवाइव करोगे। शीमू जो कि थोड़ी देर के लिए पास में हुई घटना को भूल गया था, वो भयानक खतरनाक नजारा वापस से उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाता है। अपनी फैमिली के वो डेड बॉडीज देखने के बाद उसकी बॉडी सिहर उठती है। यहाँ जिनजेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम काफी ज्यादा समझदार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें दो चॉइसेस देती हूँ। जो भी पास में हुआ उन सबको भूलकर एक नॉर्मल और कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करो, या फिर अपने फादर की तरह एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनो। उस मार्शल वॉरियर का नाम पहली बार सुना गया था, इसलिए शिमू कहता है कि मार्शल वॉरियर। जिनजेन उसे बताती है कि मार्शल वॉरियर बनने के लिए तुम्हें उसमें मौजूद 7 रियाल्म्स को क्लियर करना होगा, जहाँ पर पहले रियाल्म का नाम है बॉडी टेम्परिंग, दूसरा रियाल्म है असेंडेड हेवन रियाल्म और तीसरा इनेट रियाल्म, चौथा अर्थ रियाल्म, पांचवा हेवन टायर रियाल्म और छठा सेंट रियाल्म और सातवां और आखिरी डिवाइन रियाल्म। एक और चीज, तुम्हें अपने फादर के ब्लड लाइन से एक पावर मिली है, जिसे पावर की जगह हम पेट्रीफिशियन डिजीज भी कह सकते हैं। इस डिजीज की वजह से तुम्हारी बॉडी में एक मिस्टीरियस सा मार्क अपीयर होगा। इस मार्क के अपीयर होने के बाद तुम्हारी लाइफ फोर्स कम हो जाएगी और इसे कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका यही है कि तुम्हें मार्शल वॉरियर बनना होगा। हमारे जिन फैमिली के एंसेस्टर ने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया था कि हमारे जरिए तुम्हें की स्पिरिट पिल दी जाएगी, जो कि आने वाले लाइफ में तुम्हारी काफी मदद करने वाली है। अगर तुम्हें अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के मारे जाने का दुख है और तुम बदला लेना चाहते हो, तो फिर तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा और अब फैसला तुम्हारा है कि तुम कौन सा रास्ता चूज करते हो। शीमू का घाव काफी ज्यादा ताजा था। उसने क्लियरली उस मर्डर को अपनी आंखों के सामने बिना किसी गिल्ट के उसकी फैमिली को खत्म करके जाता हुआ देखा था, तो वो बस किसी भी तरीके से उससे रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए वो पावरफुल बनने का रास्ता चूज करता है। नेक्स्ट सीन में शीमू हील हो चुका था और उसे हील होने में पूरे 1 महीने लग जाते हैं। वो अपने रिलेटिव के ग्रेव पर जाता है और उनके मारे जाने पर वो उनकी ग्रेव पर कसम खाता है कि वो उनके मर्डर से रिवेंज जरूर लेगा। कट टू नेक्स्ट सीन में हम एक वॉरियर को एक जंगली बोर का पीछा करते हुए देखते हैं। ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि हमारा शीमू है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। मार्शल वॉरियर बनने के बाद वो बॉडी टेम्परिंग रियाल्म की 8th लेवल पर पहुंच चुका है। वो काफी कूल तरीके से एक ही स्लैश में उस बोर का खेल खत्म कर देता है और जब वो घर की तरफ वापस जा रहा था, तब उसके पास मौजूद वो सोल बीड ग्लो करने लग जाता है, जिसे देखते ही हमारा शीमू समझ गया था कि ये बीड तभी ग्लो करता है जब उसके आसपास कोई हो, जैसे कि ये बीड उसे पहले से ही वार्निंग दे रहा हो कि खतरा पास है। तो वो फटाफट से उस बोर को, जिसे वो कंधे पे कैरी कर रहा था, उसे पटकते हुए आसपास नजर दौड़ाने लगता है। तो उसे टेम्पल में किसी के होने का एहसास होता है। पहले तो उसे लग रहा था कि आसपास कोई जानवर होगा, लेकिन टेम्पल में जाकर चेक करने पर उसे एक ओल्ड मैन और एक छोटी लड़की आंख सेकते हुए नजर आते हैं। उनके पास कोई वेपन नजर नहीं आता, तो वो समझ आता है कि ये राहगीर है और भटकते हुए यहाँ पहुँच गए। तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए जैसे ही टेम्पल का दरवाजा खोलता है, दरवाजे से लगाया हुआ ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उस पर चारों तरफ से एरो शूट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये हिडन ट्रैप्स देखने के बाद हमारा हीरो फुल वॉरियर मोड में आ चुका था। वो 2 ही सेकंड में उन सभी एरोज को हटा चुका था। साथ ही तभी उसे नजर आता है कि वो ओल्ड मैन अपने पास मौजूद एक हिडन वेपन का यूज करके उसकी तरफ नीडल थ्रो कर चुका है। उस नीडल से बचते हुए वो यही सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन, इनके पास तो हिडन वेपन भी मौजूद है, लगता है इन्हें नील डाउन करना होगा। और फिर वो जंप करते हुए उस ओल्ड मैन पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी बीच में आ जाती है, जिसे देखते हुए शीमू अपने अटैक को रिस्ट्रेन कर देता है। इधर ये ओल्ड मैन भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने लग गए थे। शीमू के पूछने पर कि वो दोनों कौन है, वो काफी क्लियरली आंसर देते हुए कहता
कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो ट्रैप मैंने लगाए थे ये तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं थे। असल में मैं और मेरी बेटी यहाँ से जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश आ गई और बारिश से बचने के लिए हम दोनों टेम्पल के अंदर आ गए। तुम तो जानते हो ना, ये घना जंगल है और यहाँ जानवरों का खतरा है, तो जानवर हम पर हमला ना करे, इसलिए मैंने ये ट्रैप सेट किए थे। लेकिन तभी अचानक से आप एंटर हो गए और वो सारे ट्रैप एक्टिवेट हो गए। मुझे लगा मेरी बेटी को कोई खतरा ना हो, इस वजह से मैं भी प्रोटेक्टेड मूड में आ गया। वो दोनों काफी रिक्वेस्ट करते हुए हमारे शिमू से माफी मांगने लगते हैं उस पर हमला करने के लिए। वैसे तो शिमू किसी पर जल्दी यकीन नहीं करता, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कहता है कि जब मैंने इन पर हमला किया तो ये दोनों क्लियरली एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब इनका बॉन्ड काफी प्योर है। तो अभी के लिए मैं इन पर भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अलर्ट रहना होगा। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं जिस बीस को उसने पकड़ा था उसे मस्ट रोस्ट करके खाने की तैयारी करा था। तभी उस ओल्ड मैन की बेटी उसे नजर भर के देखने लग जाती है। अब शिमू था इतना ज्यादा खूबसूरत, पर जब वो पलट के देखता है तो वो लड़की शर्मा जाती है। तभी उसके फादर हमारे शिमू से पूछते हैं, देखने से तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तो फिर इस वीरान से जंगल में क्या करने आए हो? शिमू बताता है कि वो एक वॉरियर है, तो जब उसके पास खाली टाइम होता है तो वो यहाँ आकर मॉन्स्टर का हंट करता है। अब तक वो प्रैक्टिस करते हुए बॉडी टेम्पलरिंग का ब्लैक आर्मर बन चुका है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपनी कल्टीवेशन से रिलेटेड नॉलेज को शेयर करते हुए हमारे शिमू से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या तुम अपने ब्लड लाइन की पावर को कैरी करते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उससे आपकी स्किल्स दुगनी तेजी से इनहेंस होने लगती है। पर शिमू किसी को भी अपनी पेट्रिफिकेशन डिजीज के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो ओल्ड मैन से कहता है कि नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, बस लोगों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस ज्यादा करता हूँ। थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत के बाद जब शिमू नोटिस करता है कि उन दोनों को भूख लगी है तो वो उन्हें अपना खाना और वाइन ऑफर करता है। इधर वो ओल्ड मैन शिमू से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि मेरा नाम जोंगमिंग है, तुम मुझे अंकल जोंग कह सकते हो, और ये मेरी बेटी जोंगजियो है। अंकल जोंग शिमू को कहते हैं कि तुम देखने से लोकल लगते हो, क्या तुम्हें पता है कि हम फेंग सिटी से कितने दूर हैं? शिमू बताता है कि माउंटेन से नीचे जाते ही वेस्ट की तरफ 20 माइल्स। और क्या आप दोनों फेंग सिटी से बिलोंग करते हैं? पर वो ओल्ड मैन निराश होते हुए बताते हैं कि नहीं, रिलेटिव के यहाँ घूमने आए हैं, जिस पर अंकल जोंग की बेटी भी काफी निराश हो जाती है। यहाँ वो ओल्ड मैन आगे बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि फेंग सिटी में 3 ग्रेट फैमिलीज हैं जिनके डिसाइपल अपनी अपनी स्किल्स में बहुत ज्यादा मास्टर हैं। मैंने तुम्हारी स्किल्स भी देखी है, तुम उनसे कम तो बिल्कुल नहीं लगते। शिमू अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है कि आप खामखा मुझे चढ़ा रहे हैं, मैं तो एक गाँव का छोटा सा लड़का हूँ जिसने थोड़े से स्किल्स सीख लिए हैं। ऐसे में ऐसी ग्रेट फैमिलीज के साथ खुद को कंपेयर करे जाना, मैं लायक नहीं हूँ इस चीज के, उनकी तो खून में ही कल्टीवेशन है। ये सुनने के बाद अंकल उसे करेक्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, वो फैमिली का पैट्रिज काफी ज्यादा बेकार है, उसके स्किल्स उसकी फैमिली के स्वॉट टेक्निक का 30% भी डिस्प्ले नहीं कर पाते। पर शिमू उन्हें काउंटर करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, क्या पता वो अपने स्किल्स में माहिर ना हो, लेकिन वो लोगों के साथ काफी अच्छा हो। ये सुनकर अंकल जोंग कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में काफी सारी चीजें पता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो तो तुम्हारी एज का है। पर यहाँ पर शिमू करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि वो हुआ का नाम सुनने के बाद उसके कान जरूर खड़े हो गए थे। तभी जंगल से क्लियरली एक बीस्ट के तेजी से उनकी तरफ आने के क्लियर साइंस दिख रहे थे, जिसे देखने के बाद अंकल जोंग परेशान हो जाते हैं। पर शिमू उन्हें रीश्योर कराते हुए कहता है कि खुशकिस्मती से फेंग सिटी के लोगों ने अपने डिफेंस को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ अंकल जोंग बताते हैं कि नहीं, हाल ही में यहाँ से काफी लोगों के मरने की खबरें सुनाई दी हैं, और जो बीस्ट जिसके बारे में उनके कानों में पड़ी है वो काफी ज्यादा खतरनाक और जायंट है। उसके फिंगरप्रिंट से पता लगा है कि वो नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है और किसी ह्यूमन फिगर जैसा है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी 5 उंगलियां भी हैं, जिससे जब वो पेड़ों पे निशान मारता है तो वो क्लियरली काफी ज्यादा जायंट थे। जब अंकल जोंग उस बीस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसे सुनने के बाद शिमू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उनकी बातों के बीच में वो जायंट बीस्ट उनके काफी पास पहुंच चुका था, जिसके बारे में वो सोल बीट भी हमारे शिमू को अपडेट करने लग जाती है ग्लो करते हुए। पता चलता है कि वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक जायंट ज़ॉम्बी है जो कि दरवाजा तोड़ते हुए टेंपल के अंदर एंटर हो चुका था। हमारा शिमू उसके साथ फाइट करने को लेकर अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी हमारे शिमू की तरफ झपट्टा मारता है, वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर चुका था। ये उसके 3 फॉर्म्स में से एक जबरदस्त टेक्निक है जिसका नाम व्हिरलविंड स्लैश है। शिमू ने उन दोनों को ही छुपने को कह दिया था ताकि वो उन ज़ॉम्बी से उसे प्रोटेक्ट कर सके। शिमू को लगता है कि इस अटैक को करने के बाद क्लियरली वो ज़ॉम्बी मारा गया होगा, लेकिन वो काफी शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसके स्लैश से इस ज़ॉम्बी को जरा सी खरोच नहीं आई। वो तो 2 ही सेकंड में उठ के खड़ा हो गया। आज से पहले उसकी इस व्हिरलविंड स्लैश टेक्निक से कोई भी बीस्ट नहीं बच पाया था, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज है जो उसके इस खतरनाक अटैक के बावजूद भी जरा सी भी इफेक्ट नहीं हुई। उल्टा वो ज़ॉम्बी तो फिर से तैयार होकर हमारे शिमू की तरफ हमला कर देता है। वो उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उन दोनों से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसे संभालने में भी टाइम लगेगा, इससे पहले कि ये आप लोगों को घायल करे यहाँ से जल्दी निकलो। अंकल जोंग जियो को पकड़ते हैं और फटाफट वहाँ से दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उन पर नजर गड़ाता है और वो शिमू को छोड़कर उन दोनों के पीछे लग जाता है। उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए
इसीलिए शीमू वहाँ पर पड़े हुए फर्नेस को किक करके उस मॉन्स्टर के साथ हेड कर चुका था, जिससे उन दोनों को ही भागने का मौका मिल जाता है। पर वो मॉन्स्टर अपने सोनिक वेव का यूज करके उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया था। अंकल जोंग जियो को लेकर पिलर के पीछे छुप जाते हैं। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पिलर के अंदर हाथ डालकर पिलर को ही टुकड़े टुकड़े कर चुका था, लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली हमारा शीमू उस मॉन्स्टर को ओवरपावर करने लग जाता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। शीमू ने यहाँ पर अपने स्वाइपिंग क्लाउड टेक्निक का यूज किया था, पर ये वाली टेक्निक भी उस मॉन्स्टर के आगे इफेक्ट नहीं कर पाती, बल्कि वो तो दो हाथ करते हुए शीमू को एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है, जिससे हिट होने के बाद शीमू जाकर पिलर से टकरा गया था। वो इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये देखकर जियो को उसकी फिक्र होने लग जाती है, पर अंकल जोंग जियो के साथ पिलर के पीछे छुपे हुए थे, इसलिए वो उसे कहते हैं कि शोर मत मचाना, और फिर वो नीडल का यूज करते हुए अपने हिडन वेपन से उस मॉन्स्टर को टारगेट करने लगते हैं। जहाँ इस बार जब शीमू अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट रिलीज होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर के हत्थे चढ़ चुका था, जो कि उसका गला दबाना शुरू कर देता है। अंकल जोंग ने अपने हिडन वेपन का यूज करके उस मॉन्स्टर के नेक पे निशाना लगाया था, जिससे वो मॉन्स्टर अपने घुटनों पर आ जाता है और शीमू को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे शीमू को ये पता लग गया था कि इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसका नेक है, अगर वो वहाँ पर अटैक करे तो इस मॉन्स्टर को ओवरपावर कर लेगा। पर इधर अंकल जोंग के नीडल अटैक करने की वजह से वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। अंकल भी डर के मारे अपने दूसरे हिडन वेपन को प्रिपेयर करने लग गए थे, जो कि एक छोटा सा कैनन था। अब तक वो मॉन्स्टर उनके काफी पास पहुंच जाता है और इधर मौका पाकर शीमू अपनी स्वॉर्ड वापस से अपने हाथ में लेते हुए उस मॉन्स्टर पर लगातार स्लैशेस लगाते जा रहा था। अब वो मॉन्स्टर शीमू के अटैक से परेशान होकर उसे दूर झटक देता है और इधर अंकल जोंग को मौका मिल गया था उस पर हमला करने का, तो वो अपने छोटे छोटे कैनन बॉल से उस पर धमाका करने लगते हैं। पर इस जायंट मॉन्स्टर का उन छोटे कैनन से कुछ नहीं होता। इफेक्ट होने के बावजूद भी वो तेजी से अंकल जोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। अब तक उनके सारे वेपन्स खत्म हो चुके थे और यहाँ ये देखने के बाद शीमू जबरदस्त जंप लगाते हुए विंड ब्लेड नाम की जबरदस्त टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के नेक पर अटैक करता है, जिससे इस बार वो मॉन्स्टर ढेर हो चुका था। जियो अंकल जोंग को चेक करती है, जो कि थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे, और अब शीमू डिसाइड करता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कोई दूसरा क्रिएचर आकर उन पर हमला करे। इससे पहले कि वो निकल पाते वो मॉन्स्टर फिर से होश में आ जाता है और इस बार अंकल जोंग की बॉडी के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। इस नजारे को देखकर वो सभी लोग सकपका गए थे। वहीं वो अंकल इस मौके का फायदा उठाने लग जाते हैं। हालांकि वो मौत के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो शीमू से कहते हैं कि जल्दी से आकर इस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा दो, और शीमू फटाफट से अपने आर्मर ब्रेक टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर चुका था। और अब फाइनली उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो जाता है, तो ये लोग जाकर अंकल जोंग को चेक करते हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। और ये बात अंकल जोंग को भी पता थी, लेकिन उन्हें अपने से ज्यादा अपनी बेटी जोंग यू की फिक्र थी। पता चलता है कि वो फैमिली और किसी काम से नहीं बल्कि अपनी बेटी के मैरिज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की सगाई वो फैमिली के यंग मास्टर से हुई थी। उन्हें डर था कि उनके मरने के बाद वो लोग उनकी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इस मैरिज को भी खत्म कर देंगे। शीमू उन्हें ठीक करने के लिए वैद बुलाने जाने वाला था, पर वो शीमू को रोकते हुए उसे बताते हैं कि वो फैमिली कितनी क्रूर है, जिसके बारे में शीमू को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो लग रहा था कि वो फैमिली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल करेगी, वहाँ के यंग मास्टर तो काफी ज्यादा काइंड और जेंटल है। पर अंकल वू को पता था कि लगता है शीमू को वो फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो हमारे शीमू से एक फेवर मांगते हैं। अपने पास से एक ट्रेजर बॉक्स निकालकर वो शीमू को हैंडओवर करते हुए कहते हैं कि ये मेरी जोंग फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है, जिसे मैं तुम्हें डॉरी के रूप में दे रहा हूँ, ताकि तुम मेरी बेटी के साथ एंगेजमेंट करो। उन्होंने शीमू को चूज किया था जोंगजियो का ख्याल रखने के लिए, लेकिन यहाँ जोंगजियो कहती है कि फादर मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं बस चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाए। पर उसके फादर को पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, और यहाँ अब वो जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा कर पा रहे थे वो शीमू था। पर शीमू कहता है कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ, और ये प्रीशियस चीज ये आप वापस ले लीजिए। लेकिन अंकल जोंग का कहना था कि क्या कहना चाहते हो, कि तुम मेरी बेटी को पसंद नहीं करते, क्या वो तुम्हारे लायक नहीं, क्या वो सुंदर नहीं। लेकिन इस बारे में सुनते ही वो हैरान परेशान हो जाता है और अपनी बात को सही करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वो काफी ज्यादा सुंदर है। तो अंकल जोंग इसे उसकी हामी समझते हुए वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। उन्होंने मरने से पहले शीमू के हवाले जोंगजियो को छोड़ दिया था उसकी वाइफ बनने के लिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, उन दोनों ने मिलकर अंकल जोंग की बॉडी को दफना दिया था ग्रेव पर। जोंगजियो को काफी ज्यादा अपसेट देखने के बाद शीमू कहता है कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, अब हमें यहाँ से वापस चलना होगा। वैसे यहाँ हमारा शीमू अपनी सारी आइडेंटिटी के बारे में जोंगजियो को बता देता है कि कैसे वो जिन फैमिली का अडॉप्टेड सन है, जिनजेन उसकी स्टेप मदर है, साथ ही वो यहाँ पर एक वॉरियर है। वो जोंगजियो से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बताना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और रहा सवाल इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसे कंटिन्यू करना है या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पर मैं ये डॉरी जो कि जोंग फैमिली का प्रीशियस ट्रेजर है, इसे अपने पास नहीं रख सकता, ये तुम वापस ले लो, ये तुम्हारी अमानत है। पर यहाँ पर जोंगजियो का कहना था कि मेरे फादर ने मरते वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हवाले दी थी और उसके तौर पे उन्होंने ये तोहफा आपको दिया है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। शीमू काफी
कोशिश करता है कि वो ये ट्रेजर उसे वापस कर दे, पर वो लेती नहीं। हालांकि वो उससे वादा करता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल रहूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब ये बताओ कि यहाँ से तुम्हें जाना कहाँ है? तो जोंगजियो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो फैमिली के पास ही जाया जाए, क्योंकि वो अभी भी उनके साथ एंगेजमेंट में है। तो शिमू कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वो फैमिली तक ले जाता हूँ। वो दोनों वहाँ से अपना सफर कंटिन्यू करके सीधा वो फैमिली के पास पहुँचते हैं, फेंग सिटी में, जहाँ वो फैमिली का वूतोंग ये सुनने के बाद कि मिस जोंग आई है, काफी ज्यादा हैरान परेशान उनके पास पहुँचता है। इतनी बड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर वो कहता है कि क्या तुम मिस जोंग हो? तुम तो सच में काफी बड़ी हो चुकी हो। वो उनके फादर को ढूंढ रहा था। ना मिलने पर उसकी नजर शिमू पर पड़ती है और वो कहता है कि ये कौन है? मिस जोंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मेरे फादर सफर के दौरान मारे गए और ये यंग मास्टर शी हैं जिन्होंने सारा सफर मेरा ध्यान रखा और मेरे फादर के मरने के बाद ये मुझे सक्सेसफुली फेंग सिटी ले आए। वो तो उनको अपने भाई के बारे में सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। पता चलता है कि मिस जोंग उसकी नीस है और शिमू का तो नाम और अपीयरेंस देखने के बाद वो उसे पहचान गया था। वो जानता है कि ये जिन फैमिली की 7th लेडी का सन है। वो तो शिमू के सामने तो काफी ज्यादा अच्छा बनते हुए उसे गिफ्ट ऑफर करने को कहता है, पर वो जल्दी में काम का बहाना करके वहाँ से निकल गया था। वो तो बस यहाँ पर जोंगजियो को छोड़ने आया था। सेफली छोड़ने के बाद वो चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही वो तो का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था कि शिमू यहाँ आया था। नेक्स्ट सीन में हम एक गोल्डन ड्रैगन गैंग को देखते हैं जिसके मेंबर्स एक आदमी को काफी बुरी तरीके से पीट रहे थे क्योंकि वो सो कॉल प्रोटेक्शन फीस नहीं दे रहा था, ये कहते हुए कि उसके पास एक 40 कौड़ी भी नहीं है। उसकी पिटाई होता देखकर बाकी सारे गांव वाले के करके अपने घर में छुपना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये गोल्डन ड्रैगन गैंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर वो उनके नजर में आ गए तो उनकी भी खैर नहीं। उनका लीडर गाँव की इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो तो ह्यूमन फ्लैश भी खाता था। दिखाते हैं कि ये अफवाह झूठी नहीं थी बल्कि सच्ची थी। वो तो खुद इस बंदे के सामने मीट ऑफर करते हुए कहता है कि चलो जल्दी से इसे खाओ। वो बंदा क्लियरली पैसे देने से मना करा था, ये कहते हुए कि मुझसे कुछ भी करा लो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। जैसे ही ये मीट उसके सामने लाया जाता है तो डर के मारे वो उसे खाना शुरू कर देता है। वहीं जब उस बंदे ने मीट को निकल लिया था तब ये उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गर्दन के पास स्वॉर्ड लाकर कहता है कि क्या तुम जानते हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज सुबह की बात है। साउथ स्ट्रीट पर मौजूद एक पोर्क बुचर ओल्ड गाओ द थर्ड, तुम जानते ही होगे उसको, उसने भी सेम वही बात कही थी जो तुम कह रहे हो। उसके पास भी 40 कौड़ी नहीं थी। जानते हो उसका क्या हुआ? आज सुबह वो मारा गया। और अब इस मीट को देखो, तुम समझ ही पा रहे होगे कि ये मीट इतना फ्रेश क्यों है ना? जैसे ही उस इंसान को पता लगता है कि उसने क्या खा लिया वो उल्टी करने लगता है घिन के मारे। बाकी सभी गैंग मेंबर्स उसके रिएक्शन पे जोर जोर के ठहाके मार के हंसने लगते हैं। वही गाँव कोई अपनी स्वॉर्ड उठाकर अपने कंधे पर तानते हुए कहता है, इसके बाद अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी नहीं है तो वो मेरे आगे अपनी स्वॉर्ड उठा सकता है। मैं क्लियरली उसका भी यही हश्र करूंगा। सिटी के लोग तो उसकी बातों से डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा आवाज मार के कहता है कि मैं तेरे साथ लड़ना चाहता हूँ। जब गाँव की चेक करने जाता है कि ये बंदा कौन है तो कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। वही तो मैं सोचूं किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे चैलेंज करता है। पता चल रहा है कि ये तो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का फेंग क्वान है। उन दोनों ही गैंग मेंबर्स के बीच में फाइट होने लग जाती है जहाँ पर गाँव कोई का कहना था कि अच्छा वो तो अपने बंदे लेकर आ गया, मुझे मीट की कमी पड़ रही थी, चलो स्टॉक फुल हो जाएगा। पता चलता है कि दोनों के दोनों गैंग लीडर असल में ईस्ट स्ट्रीट के लिए फाइट कर रहे हैं जहाँ पर गाँव कोई ने तो ब्लैक फॉक्स सोसाइटी के सेकंड कमांडर को ऑलरेडी मार दिया है। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तभी देखते ही देखते फेंग क्वान के स्वॉर्ड को एक स्टील वेपन रोक लेती है। पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि गोल्डन स्टील मार्शल हॉल की टेक्निक है जिसका यूज करने के बाद उस बंदे ने उसके सारे टीममेट्स को जान से मार दिया था और अब फेंग क्वान की बारी थी। इससे पहले कि फेंग क्वान लपेटे में लिया जाता तभी वहाँ पर फायर्स फीस्ट की एंट्री हो जाती है, एक मास्क मैन, जिसे देखते ही फेंग क्वान कॉन्फिडेंट में आ जाता है। और वहीं फायर फीस्ट के नाम से तो ये सभी लोग डर उठे थे क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ उस बंदे का नाम सुना था जो कि अपने दुश्मनों को काफी बुरी तरीके से मार देता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहादुर है। इधर देखने को मिलता है कि फायर फीस्ट ने ऊपर से ही काउंटिंग कर ली थी कि 11 लोग हैं जिसमें से 10 का सर बड़ा है और एक का सर छोटा है, तो वो नीचे कूदते ही उन पर हमला कर चुका था। जहाँ ये गोल्डन स्टील मार्शल हॉल वाला बंदा दोबारा अपने वेपन के साथ उस पर हमला करता है, पर फायर फीस्ट ने अपना ऑरा शो कर दिया था जो एक ही झटके में उसके वेपन को उसके हाथ से अलग करते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। उसकी मार्शल आर्ट और उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद क्लियरली ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे हार नहीं मानते। गाँव कोई अपने सभी चमचों को भेज देता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। सारे चमचे एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं पर उसका ब्लास्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो सभी लोग एक ही बार में ढेर हो चुके थे। इससे पहले कि गाँव कोई कुछ भी रिएक्ट करता, फायर फीस्ट उसके पास पहुंच जाता है और उसे भी एक जबरदस्त पंच थ्रो करके मारता है। अपने नाम की तरह उसने सच में फायर रिलीज कर दिया था। कट टू नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक फॉक्स सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर फेंग उस फायर फीस्ट का थैंक यू बोलता है कि अगर वो ना होता तो आज उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता। इसके बदले उस फायर फीस्ट को रिवॉर्ड भी मिल चुका था। यहाँ पर फेंग उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है पर वो ये कहते
हुए मना कर देता है कि आपकी टीम के लोग लूट लपाटी करते हैं, जो कि उसे नहीं करना। हालांकि फैंग उनमें काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, पर फैंग ने कहा था कि तुम जब भी ज्वाइन करना चाहो खुशी से कर सकते हो। वो उसे सेकंड इन कमांड की पोजीशन देगा, जो कि हाल ही में गाओ कोई की वजह से खाली हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसे मार दिया था ना। उस मास्क मैन ने हमारे फैंग को एक काम दिया था। वो कहता है कि जिस पर्सन के बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था, क्या तुमने कर लिया? फैंग बताता है कि मैंने काम शुरू कर दिया है। मैंने अपने सभी आदमियों के पास एक पोर्ट्रेट पहुंचा दिया और उस बंदे को ढूंढने को लगा दिया है। फैंग के पास भी एक पोर्ट्रेट मौजूद था, जिसे वो फारेस्ट फीस्ट को दिखाता है। ये एक मास्क मैन की पोर्ट्रेट थी जिसे ये बंदा ढूंढ रहा था। ये पोर्ट्रेट एग्जैक्टली सेम थी, तो वो कहता है कि जल्द से जल्द इस बंदे का इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंच जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। क्या उस मास्क मैन को एक और काम था? वो फैंग को एक और पोर्ट्रेट पकड़ाते हुए कहता है कि ये एक वेपन है, आयरन वेपन। जल्दी मुझे सिलेक्शन के लिए अपने मार्शल आर्ट को और ज्यादा बेहतर करना है, तो मुझे इस वेपन की जरूरत पड़ेगी, तो इसे क्राफ्ट करवा देना। एक आयरन स्वॉर्ड को देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो जब वो फारेस्ट फीस्ट उसे पैसे ऑफर करता है, तो वो कहता है कि आयरन स्वॉर्ड क्राफ्ट करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए उसे और ज्यादा पैसे लगेंगे। तो अभी अभी उसे अपने इनाम के तौर पे जितने भी पैसे मिले थे वो सब कुछ वो उन्हें दे देता है, ये कहते हुए कि बेस्ट से बेस्ट वेपन रिफाइन करना और जितने पैसे लगे मुझे बताना। पर फैंग का कहना था कि डोंट वरी, इसके लिए काफी ज्यादा स्किलफुल बंदे को ढूंढना होगा और मेरी पहुंच इतनी है कि मैं उस क्राफ्टर को ढूंढ लूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए हो तो मेरे गैंग को बोलना, हम हाजिर हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो मास्क मैन फटाफट वहाँ से निकल जाता है और एक जगह जाकर कपड़े चेंज करता है। पता चलता है कि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो है, जिसने अपने फायरेस्ट फीस्ट का ऑरा रिलीज करने की वजह से अपने डिजीज को और ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया था। वो कहता है कि जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा, ये धीरे धीरे वर्स होती जा रही है। कट टू नेक्स्ट सीन में हमें लिू फेंग मार्शल आर्ट स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो शीमू अपने जूनियर्स को विंड रश 13 फॉर्म सिखा रहा था। वो बताता है कि इस टेक्निक के दौरान आपको सारी पावर और किसी चीज से नहीं बल्कि विंड से मिलती है, जो उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो। एक एक स्ट्राइक में आपको विंड की सारी पावर यूज करनी है और वो स्लैश लगाकर भी दिखाता है। वो बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने एक ही सांस में 13 स्ट्राइक की तो आपकी की पावर बूस्ट हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि जिसकी की पावर बूस्ट हो जाती है उसे सुप्रीम मास्टर कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही स्ट्राइक में 5 बार अटैक कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों पर शीमू को बिल्कुल भी यकीन नहीं, क्योंकि उसने आज तक अपनी आंखों से यह नजारा नहीं देखा। उसके विंड रश ब्लेड टेक्निक को देखने के बाद सारे डिसाइपल्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। उसके सीनियर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि जूनियर ब्रदर तुमने तो कमाल कर दिया। वांग तियान हाओ अगर देखता आपकी स्किल्स तो वो आपको अपना ग्रैंडपा बना लेता। अब ये सुनकर वांग फैमिली के डिसाइपल्स को इंसल्टेड फील होता है, इसलिए वो उन लोगों को टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं कि वांग फैमिली के पास स्पेशल ब्लड लाइन है और उसके अलावा उनके पूर्वजों के पास ब्लेजिंग फायर स्पेयर टेक्निक है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो उसे हैंडल करना तुम लोगों के लिए काफी भारी पड़ेगा। यहाँ पर हमारे हीरो को उस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसलिए वो अपने सीनियर से पूछता है कि क्या वो बंदा फेंग तियान हाओ क्या फेंग सिटी में बहुत ज्यादा जाना माना है, उसके पास सच में स्पेशल ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन का नाम सुनने के बाद सोमो उसमें इंटरेस्टेड फील कर रहा था, पर उसके सीनियर बताते हैं कि है तो सही लेकिन वो किसी काम का नहीं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट नहीं किया। जब तक आप अपने ब्लड पावर को एक्टिवेट नहीं करते तब तक आप वेस्ट है। ये सुनकर वांग फैमिली का वो चमचा अपनी छाती चौड़ी करते हुए कह रहा था कि आज नहीं तो कल उसके यंग मास्टर कर लेंगे और फिर तो उसके बाद उनकी कल्टीवेशन रैंक अभी से भी और भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी और फिर तुम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सुनकर शीमू का सीनियर उसे टोकते हुए कहता है कि जब तक वो दिन आएगा तब तक मेरा जूनियर ब्रदर इन्हें डिफाइन रियाल पर पहुंच चुका होगा। सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि शीमू के पास भी ब्लड लाइन पावर है। तभी उनकी बातों के बीच में वहाँ पर मास्टर की एंट्री हो जाती है। उनकी बातें सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे उन सभी पर। वो कहते हैं कि इस मार्शल एकेडमी में ना तुम लोगों को किसी फैमिली की जरूरत है और ना ही ब्लड लाइन पावर की। यहाँ पर जो चीज मायने रखती है वो है हार्ड वर्क, इसलिए जल्दी से जाकर हार्ड वर्क करो। कुछ ही दिनों में 4 मार्शल आर्ट हॉल जॉइंट कंपटीशन होने वाला है। मास्टर की फटकार सुनने के बाद वो सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन के लिए चले जाते हैं और मास्टर ली चेंग हमारे शीमू को पर्सनली बुलाकर उससे कह रहे थे कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा। वो बता देता है कि 11th लेवल। अब ये सुनकर उसके मास्टर खुश हो जाते हैं कि इतने कम टाइम में तुमने इतनी जल्दी ग्रो कर लिया। शीमू के मास्टर उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से लियो फेंग मार्शल आर्ट स्कूल का फेंग सिटी में एक अलग ही रुतबा बन गया है। आने वाले कंपटीशन में मेरी तुमसे काफी ज्यादा हाई होप्स है। आशा करता हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीतकर हमारे मार्शल आर्ट हॉल को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाओगे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से शीमू के हाथ में पेन होने लग गया था। उसके मास्टर के पूछने पर कि क्या हुआ, वो बताता है कि कुछ नहीं मास्टर, काफी दिनों से ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज फील हो रही है। उसके मास्टर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं
कि तुम्हारी की पावर को और भी ज्यादा एनहांस करना होगा। वो उसे एक रेसिपी पकड़ाते हुए कहते हैं कि जल्दी से ये मेडिसिन लेकर आओ और इससे 3 टाइम नहाओ, देखना तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मास्टर तुम्हें आयरन रिफाइनमेंट बॉडी टेम्परिंग मेथड सिखाएंगे। उस इनविंसिबल मेथड का नाम सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आप सच में मुझे ये सिखाने वाले हैं। पता चलता है कि ये टेक्निक खास इसलिए भी है क्योंकि ये लुई फेंग मार्शल आर्ट हॉल का सीक्रेट टेक्निक है, जो कि मास्टर सिर्फ अपने कोर डिसाइपल और खास डिसाइपल्स को ही सिखाते हैं। मास्टर बताते हैं कि हाँ मैं इसे तुम्हें सिखाने वाला हूँ, लेकिन याद से जो हर्ब्स बोले हैं ना वो खरीद लेना, बहुत महंगे आते हैं। सीमू जब उन हर्ब्स का रेट चेक करता है ना तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो तो कहता है कि ये तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है। मास्टर मजाक करते हुए कहते हैं कि हमारे मार्शल आर्ट हॉल का कोर डिसाइपल बनना इतना आसान है क्या, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ डीप पॉकेट की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद तो सीमू ये सुनकर निराश होकर अपने घर पे बैठ के यही सोच रहा था कि इन पैसों में वो 3 महीने तक हर्ब खरीद सकता था, लेकिन 1 महीने में ही कंगाल हो जाएगा, ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास जिन यू आती है, जो कि उसे परेशान देखकर कहती है कि आप फिर से पैसों को लेकर परेशान हो रहे हैं। उसे वहाँ देखने के बाद सीमू परेशान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, अगर जिन फैमिली को पता चला तो वो डांटेंगे, बार बार यहाँ मत आया करो। पर जिनयू का कहना था कि मैं तो अपने स्टेप ब्रदर के पास आई हूँ, किसी की जान क्यों जलती है भला, मैं तो यहाँ आती रहूंगी, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत ही जल्दी आयरन रिफाइनमेंट बॉडी टेम्परिंग मेथड सीखने वाले हैं, जिसमें काफी ज्यादा महंगे स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके परेशान होने की वजह यही है, आप हमसे मदद क्यों नहीं लेते? पर सीमू कहता है कि जिन फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो उनकी हेल्प क्यों ले। पर जिन्यू कोई बात नहीं सुनती, बल्कि उसके हाथों में पैसे रखते हुए कहती है कि जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनकर मुझे ये पैसे वापस कर देना। स्टार्टिंग में तो सीमू से नहीं लेने वाला था, लेकिन ये देखकर कि उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसे लोन के तौर पे रख लेता है। वो दोनों ही याद करते हैं कि कैसे जब छोटी जिन्यू रोती थी तो हमारा हीरो उसका ख्याल रखता था, उसे कैंडीज लाकर देखता था, और जब जिन्यू उससे सवाल करती थी कि आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं, तो बेचारे के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता था और वो उसे डांट कर चुप करा देता था। उन बातों को ही याद करके हमारा सीमू कहता है कि मैं तुम्हें इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। जिन्यू ये कहते हुए निकल जाती है कि ठीक है, मैं आपके बाकी के लोन्स में से काउंट कर लूंगी। पर जिन्यू वहाँ से पूरी तरह से जा भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही सीमू को फिर से अपने हार्ट में पेन फील होता है और वो इस बार अनकॉन्शियस होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिन्यू उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वहीं दूसरी तरफ हमारा सीमू तो अपने कॉन्शियस सी में पहुंच गया था, जहाँ जाने के बाद उसकी सोल किसी मंकी की सोल की तरह लग रही थी और उसकी बॉडी से फायर रिलीज हो रहा था। देखते ही देखते वो अपने आसपास मौजूद बड़े बड़े माउंटेन्स को तोड़कर अपनी पावर को बूस्ट अप करने लग जाता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट के बाद सीमू बता रहा था कि ये उसकी बॉडी है, लेकिन वो इसे अपने आप मूव कर पा रहा है। उसे अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की पावर काफी ज्यादा बढ़ी हुई फील हो रही है। इतना ही नहीं, इतने महीनों से जो उसके मेरिडियंस में ब्लॉकेज थी वो भी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तभी सोमो नोटिस करता है कि उसकी ये स्पिरिचुअल बॉडी व्हाइट है, असल में मून मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रही है, और उसके ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी में काफी अजीब पैटर्न्स उभरने लग जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जैसे ही उसे होश आता है, जिन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो कि परेशान होकर उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी, पर उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड होता देखकर उसकी मॉम उसे टोकते हुए कहती है कि अपने मैनर में वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। और फिर वो हमारे सुमो से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये जो हुआ है क्या ये पहले भी होता था? सुमो बताता है कि हाल के दिनों में उसे ब्लॉकेज फेस करने को मिलती थी, लेकिन ये इतना एक्सट्रीम नहीं था जितना कि आज हुआ। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। यहाँ तक कि वो अपने सारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में भी अपनी स्टेप मदर से शेयर करता है, पर वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि उसकी मदर परेशान हो जाएगी। यहाँ जिन जैन हमारे सुमो से कहती है कि तुम अपने की स्पिरिचुअल पिल को कब ऑब्टेन करोगे, तुम्हें ये जल्दी कर लेना चाहिए, जो कि तुम्हारी डिजीज को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुमने इसमें ज्यादा देरी की तो फिर तुम्हारे लिए ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। वो उसे समझा रही थी कि वो अभी भी काफी ज्यादा यंग है, उसके पास उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है और उसने अभी वॉरियर बनना है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद वो हामी भर देता है कि वो जल्दी करेगा। उसकी स्टेप मदर यहाँ कहती है कि तुम 5 साल के थे ना जब पहली बार तुम्हें ये सिम्टम शो होने शुरू हुए थे, तुम्हारे चेस्ट का पेन। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्या इसके बारे में आपको फादर? और फिर अपने आप को रोकते हुए वो अपने फादर का नाम लेकर कहता है कि क्या उन्होंने बताया? पर जिनजर बताती है कि नहीं, तुम्हारे फादर ने नहीं बताया, बल्कि जब वो हमारे पास आए थे तो ये वही साल था। सुमो को ये सुनकर जोर का झटका लगता है कि उसके फादर ने उसके लिए वो जगह छोड़ी थी ताकि वो की स्पिरिचुअल पिल को हासिल कर सके। उन्होंने मरने से पहले ये सारी चीजें मेरे सामने कन्फेस की थी। पता चलता है कि सुमो के फादर उसकी इतनी ज्यादा परवाह करते थे कि इतने सालों तक, जब तक कि वो मरे नहीं थे, तब तक वो स्लेव की तरह जिन फैमिली में काम करके उसकी रेपुटेशन को बिल्ड कर रहे थे, सिर्फ एक ही स्पिरिट पिल के लिए, वो भी खुद के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। पर अब जब वो मर चुके हैं तो ये जिनजैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सक्सेसफुली वो पिल हमारे सुमो को हैंड ओवर कर दे। पता चलता है कि जिन फैमिली ने अभी भी सुमो के सामने एक शर्त रखी हुई है कि जब तक वो 4 मार्शल आर्ट हॉल कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ जाता तब तक वो उसे वो की स्पिरिट पिल नहीं देंगे। इस रूल को सुनने के बाद भी जिन्यू काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि जब फादर ने इतनी मेहनत की थी तो अब भी ब्रदर को इतना ज्यादा सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा इंतजार सिर्फ अपनी चीज को हासिल करने के लिए। तब
जिनसेन बताती है कि जिन फैमिली रूल्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इतनी आसानी से की स्प्लिट बिल नहीं देगी। उनके रूल्स बहुत ज्यादा हार्ड है और उसे सुमो को फॉलो करना होगा, जिसके लिए वो तैयार था। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता और हमें गोल्डन ड्रैगन गैंग के गाओकुई को दिखाते हैं, जो कि अपने चमचे के साथ अपने बॉस के पास पहुंचा था फायर फीस्ट के बारे में अपडेट देने के लिए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी ही वजह से उनके गैंग मेंबर्स इतनी बुरी तरीके से पिटे, वरना तो वो लोग ब्लैक फॉक्स सोसाइटी को खत्म करने ही वाले थे। बस उस एक बंदे की वजह से ये लोग पिट के आ गए। अपनी गलती का बोझ वो उसकी कामयाबी पर डाल रहे थे। तो ये देखकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये मिस्टीरियस सा बंदा कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट मुझसे पंगा ले रहा है। अब ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए भर भर के नेक्स्ट पार्ट लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।